तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब लेकर। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए करते हैं आज की क्वेश्चन आंसर शुरू। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शो टाइम। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं राकेश डिडानिया जी का। ये लिखते हैं कि सर थैंक्स, आप टीवी में बैकलाइट बीडिंग पर वीडियो बनाइए, कैसे पता करें कि टीवी के पैनल में प्रॉब्लम है। राकेश जी देखिए, किसी टीवी में बैकलाइट बीडिंग है या नहीं है टेस्ट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी इजीली आप चेक कर सकते हैं। आप डार्क रूम में आपके टीवी में यूट्यूब पे एक वीडियो प्ले करें, बैकलाइट बीडिंग टेस्ट, यूट्यूब पे आपको वो मिल जाएगी। उससे आप फुल स्क्रीन पे प्ले करेंगे तो उससे आप टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि मुझे वो उतनी इफेक्टिव नहीं लगती है। मुझे लगता है कि डार्क रूम में आप अपने टीवी पे कोई लो रेजोल्यूशन वाली वीडियो प्ले करें, लाइक 480p या फिर 720p, और ऐसी वीडियो प्ले करें जिसमें डार्क सीन ज़्यादा हो, नाइट के सीन्स ज़्यादा हों, और ऐसी मूवीज़ हों जिसमें जो ब्लैक बार होता है ऊपर और नीचे सिनेमा बार, तो उसमें आपको जो बैकलाइट बीडिंग है वो आपके टीवी में नज़र आ जाएगी अगर होगी तो। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं यूरी ट्रेड जी का। ये लिखते हैं कि सर मुझे 65 इंच का UHD टीवी लेना है, पर किस ब्रांड की लूँ? मुझे आफ्टर सेल सर्विस अच्छी चाहिए और कौन सा पैनल लॉन्ग लास्टिंग होता है। यूरी ट्रेड जी, अगर आपको आफ्टर सेल सर्विस बेटर चाहिए तो आपको प्रीमियम ब्रांड के टीवी कंसीडर करना चाहिए, लाइक LG, सैमसंग, सोनी, पैनासोनिक। इन ब्रांड्स की आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी बेटर है, क्योंकि इनके अपने ही सर्विस सेंटर होते हैं, अपने ही इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं। जो बजट कैटेगरी के ब्रांड्स हैं तो ये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, इनकी उतनी सर्विस अच्छी नहीं होती है, आपको एवरेज ही मिलती है। तो आफ्टर सेल सर्विस के लिए आपको प्रीमियम ब्रांड ही कंसीडर करना चाहिए। अब कौन सा पैनल लॉन्ग लास्टिंग होगा, IPS पैनल या फिर VA पैनल, तो उसके बारे में कह पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कुछ VA पैनल वाले टीवी भी देखा गया है कि 7-8 साल तक चल रहे हैं, कुछ IPS पैनल वाले टीवी भी 7-8 साल तक चलते हुए देखे गए हैं, और दोनों ही पैनल कभी कभी 1-2 महीने में भी ख़राब हो गए हैं। तो लाइफ के बारे में इनके कह पाना मुश्किल है। OLED टीवी की जो लाइफ होती है डेफिनेटली कम होती है LED टीवी के कंपैरिजन में, तो OLED पैनल की लाइफ तो हम मान सकते हैं कि थोड़ी कम होती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कर्नल सिंह जी का। ये लिखते हैं कि आई परचेज 55 UQ 9000 PSD, मैन्युफैक्चर 1 अक्टूबर 2022 की है, 29 अक्टूबर 2022 को लिया है, इसमें भी VA पैनल है, मुझे बोलकर IPS पैनल ही दिया है, अब कोई नहीं सुन रहा है, अब क्या करूं? कर्नल सिंह जी, अगर आपको उन्होंने IPS पैनल बोलकर दिया है और आपने IPS पैनल वाला ही टीवी उनसे मांगा था, तो डेफिनेटली आप उनसे इस बात पे आर्गूमेंट कर सकते हैं और सुनेंगे, क्यों नहीं। आप उनसे भी कंप्लेन करें और LG के कस्टमर केयर पे भी कंप्लेन करें। अगर उसके बाद भी ये नहीं सुन रहे हैं तो फिर आप www.consumerhelpline.gov.in पे लॉगिन करके वहाँ भी अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ से भी 10-15 दिन में नोटिस चला जाता है ब्रांड के पास में, और उसके बाद ये खुद ही कॉल करके फिर आपसे पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा आप यहाँ पर करके देख सकते हैं। अगर उन्होंने IPS पैनल ही बोलकर आपको दिया है फिर तो आप डायरेक्टली उनसे ही आर्गूमेंट कर सकते हैं और उनको रिटर्न करने के लिए आप मजबूर कर सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं पंकज दयाल जी का। ये लिखते हैं कि सर मैंने सोनी X74K ₹57K में परचेज किया है, क्या ये टीवी अच्छी है बजट क्यूरेट टीवी से? क्या ये टीवी इस प्राइस को जस्टिफाई करता है? पंकज दयाल जी देखिए, जनरली जो QLED टीवी होते हैं उनकी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी बेटर होती है, थोड़े से कलर वगैरह उनमें आपको बेटर मिलते हैं एक नॉर्मल LED के कंपैरिजन में। तो सोनी का जो ये X74K मॉडल है तो ये एक नॉर्मल टीवी है, हालांकि इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और सोनी के टीवी जो है थोड़े कॉस्टली मिलते ही हैं। तो यहाँ पर 57K में अगर आपने ये लिया है तो आई थिंक उसका जो प्राइस है वो यहाँ पर ठीक है। और इस प्राइस में सोनी टीवी को अगर देखें, सोनी के जो प्राइस होते हैं उसके हिसाब से देखें तो ये उसके प्राइस को जस्टिफाई कर जाता है। टीवी वैसे ये ठीक ठाक है। इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है, इसके जो ओवरऑल कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए होंगे, इसमें जो मदरबोर्ड लगा होगा, पैनल लगा होगा, उसकी जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली जो बजट कैटेगरी के QLED टीवी हैं उनसे तो बेटर ही आपको मिलेगी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं संजय जवाले जी का। ये लिखते हैं कि सर मैंने TCL 55C725 को ख़रीदा है, कंपनी इस मॉडल के साथ कैमरा भी होता है लेकिन हमें नहीं मिला, क्या कर सकते हैं? ये मॉडल का डॉल्बी विजन का रिजल्ट कैसा है, आपकी क्या राय है? संजय जवाले जी, इस मॉडल के साथ में आपको कैमरा नहीं मिलता है, हालांकि ये कैमरा सपोर्ट करता है, कैमरा आपको अलग से परचेज करना होता है, तो वो तो आपको इसके साथ में नहीं मिलेगा। हालांकि इस टीवी का जब लॉन्च हुआ था तो उस पर कैमरा वगैरह लगा कर दिखाया था, और कुछ जो ये सेल होता है ऑनलाइन में उसमें भी 1-2 इमेज पे कैमरा लगाकर ही दिखाते हैं। तो उसका मतलब यही है कि ये सपोर्ट करता है, लेकिन आपको इस टीवी के साथ में पर्टिकुलर ये जो मॉडल है इसके साथ में कैमरा नहीं मिलता है।
इस टीवी का जो डॉली विज़न है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि इस टीवी की जो ब्राइटनेस निट्स है वो काफ़ी कम है। आई थिंक 350 निट्स के ही आसपास इसमें ब्राइटनेस मिलती है, तो जिस वजह से इसमें डॉली विज़न जो कंटेंट है उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं ओनक निकोल जी का। ये लिखते हैं कि विच इज़ बेटर, सैमसंग BU8000 और UQ8050। ओनक निकोल जी, वैसे तो ये दोनों ही टीवी काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन इनमें मुझे लगता है कि LG UQ8050 मॉडल थोड़ा सा बेटर है। थोड़ी सी इसमें आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलती है, बेटर उसमें फीचर्स मिल जाते हैं। LG मैजिक रिमोट कंट्रोल इसमें आपको मिल जाता है, जो कि यूज़ करने में काफ़ी ईजी है और उसके थ्रू टीवी यूज़ करने में काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो LG UQ8050 मॉडल ही बेटर है। हालांकि आजकल इन दोनों ही टीवी मॉडल में बैकलाइट ब्लीडिंग के इशू की कंप्लेन काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो कोई सा भी टीवी आप परचेज करेंगे उसमें बैकलाइट ब्लीडिंग के इशू का रिस्क रहेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी ओवरऑल अगर देखें तो LG UQ8050 मॉडल ही बेटर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं हेमंत कुमार जी का। ये लिखते हैं कि सर व्यू ग्लो LED और LG UQ7500 में से पिक्चर क्वालिटी किसकी अच्छी मिलेगी सर? मैंने व्यू ग्लो LED ली है पर पिक्चर क्वालिटी अजीब लग रही है, शायद LG के IPS पैनल की पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है। हेमंत कुमार जी, वैसे तो व्यू ग्लो LED टीवी काफ़ी बढ़िया टीवी है, काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी उसमें मिल जाती है, ब्राइटनेस भी इस टीवी में काफ़ी बढ़िया दी गई है। तो अगर आपके टीवी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, तो हो सकता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो पैनल में, उसके कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा हो, कुछ भी प्रोसेसर में उसकी गड़बड़ी हो, तो उसकी कंप्लेन आप कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है। वैसे LG के IPS पैनल की पिक्चर क्वालिटी तो बेटर होती ही है, लेकिन जो UQ7500 मॉडल है इसमें आपको ब्राइटनेस उतनी नहीं मिलती है जितने की आपको व्यू ग्लो LED टीवी में मिलती है। तो जो HDR कंटेंट है, जो डॉल्बी विजन कंटेंट है, वो आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा व्यू ग्लो LED टीवी में, और LG के UQ7500 में उतना अच्छा नहीं मिलेगा। और जो LG UQ7500 मॉडल है, तो इसमें जब ये टीवी लॉन्च हुआ था उस टाइम इसमें VA पैनल ही देखने को मिल रहा था, और अभी भी आई थिंक इसमें VA पैनल ही आता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप वो टीवी परचेज़ करते तो उसमें भी आपको VA पैनल ही मिलता। और पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी मुझे लगता है कि आपको व्यू ग्लो LED टीवी में ही बेटर मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है इस UQ7500 से। अगला यहाँ पे कमेंट लेते हैं भूपेंद्र मेहरा जी का। ये लिखते हैं कि सर मैंने सोनी X80J टीवी लास्ट ईयर लिया था, अब उसमें डिस्प्ले में डस्ट प्रॉब्लम सी आ गई थी। मैंने सोनी में कंप्लेन किया और घर में इंजीनियर ने विजिट किया, उन्होंने अपने ऊपर बात की और बोले कि पैनल चेंज होगा। 10 डेज बाद आकर डिस्प्ले चेंज कर गए, पिक्चर क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम वही क्वालिटी थी जो पहले वाली की थी। मुझे डर था कि पिक्चर क्वालिटी में फ़र्क होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। भूपेंद्र मेहरा जी, बेसिकली वो पैनल में डस्ट प्रॉब्लम नहीं होती है। टीवी की जो बैकलाइट होती है उसके ऊपर 2 रिफ्लेक्टर शीट लगी होती हैं, फिर एक ऊपर वाइट कलर की डिफ्यूज़र शीट लगी होती है। तो जो नीचे 2 रिफ्लेक्टर शीट होती हैं वो जो एक्सरे की फिल्म होती है उस टाइप की कुछ कुछ होती हैं, उतनी ही वो थिकनेस उनकी होती है। तो वो ज़्यादा हीट की वजह से जगह जगह से वो बैंड हो जाती है। तो जहाँ जहाँ से वो बैंड होती है या वो थोड़ा सा वहाँ पे नीचे को दब जाती है, तो वहीं पे आपको ऐसा लगेगा कि टीवी के पैनल के अंदर डस्ट आ गई है, जबकि डस्ट जाने के चांसेस टीवी के पैनल में बेसिकली नहीं होते हैं, क्योंकि सब तरफ से वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंद होता है। तो वो जो रिफ्लेक्टर शीट है वो ख़राब होने की वजह से डस्ट प्रॉब्लम जैसी लगती है। अगर उनमें डस्ट प्रॉब्लम होगी तो पूरा पैनल चेंज करने के लिए कंपनी इतना बड़ा खर्चा नहीं करेगी, टीवी का पैनल वो रिप्लेस कर दे। वो सिंपली टीवी के पैनल को खोलकर उसकी डस्ट को क्लीन कर सकती हैं, लेकिन वो डस्ट बेसिकली नहीं होती है। हालांकि वो शीट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो शीट चेंज नहीं करती हैं, पूरा पैनल ही वो रिप्लेस कर देते हैं। और उसमें आपको अगर सेम पहले जैसी ही पिक्चर क्वालिटी मिल रही है तो फिर ये अच्छी बात है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं जस्सी 1213 जी का। ये लिखते हैं कि सर मुझे बहुत बिग स्क्रीन वाला प्रोजेक्टर चाहिए आउटडोर यूज़ के लिए, जैसे 20 फीट इंटू 25 फीट, इतनी बड़ी स्क्रीन बन सकती है? कोई चीप एंड बेस्ट प्रोजेक्टर में सजेस्ट कर दो सर प्लीज़। जस्सी जी, यहाँ पर आपने अपना बजट मेंशन नहीं किया, अगर आप बजट मेंशन कर देते थोड़ा सा बेटर होता आपको सही प्रोजेक्टर सजेस्ट करने के लिए। हालांकि जो बजट कैटेगरी के प्रोजेक्टर हैं जो कि 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये की रेंज में मिल रहे हैं, सारे ये चाइनीज़ प्रोजेक्टर हैं, चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में इन्हें अलग अलग ब्रांड नेम रजिस्टर करा के सेल किया जा रहा है। प्रोजेक्टर ये ठीक ठाक है, मेरे पास भी ऑन AK6 प्रोजेक्टर है, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक ठाक वर्क कर रहा है, चाइनीज़ प्रोजेक्टर ही है।
और ये जो प्रोजेक्टर है तो ये 300 इंच तक की स्क्रीन बनाता है। जितने भी प्रोजेक्टर बजट कैटेगरी में मिल रहे हैं ये 300 से लेकर 315 इंच तक की स्क्रीन इजीली बना देते हैं। हालांकि इतनी बड़ी स्क्रीन पे ये बहुत ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस नहीं दे पाते हैं, लेकिन अगर इन पे 120 इंच 150 इंच की स्क्रीन अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी दिखाते हैं। हालांकि इनसे आप 300 इंच तक की स्क्रीन बना सकते हैं और पिक्चर आपको ठीक ठाक इन्जॉय उस पर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस, बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट उसमें आपको फिर नहीं मिलता है। यहाँ पर आपने जो साइज़ मेंशन किया है 20 फीट बाई 25 फीट, तो इस साइज़ में आपको मिलना मुश्किल है। ये तो बिल्कुल आपको प्रोजेक्टर नहीं मिलेगा। हालांकि जो 300 इंच की स्क्रीन है तो उसकी जो 300 इंच की स्क्रीन की लेंथ होती है 22 फीट अप्रॉक्स, और जो उसकी हाइट रहेगी वो करीब 12.5 फीट की हाइट रहती है। तो 300 इंच की स्क्रीन जो प्रोजेक्टर दिखाएगा वो आपको इस साइज़ में दिखाएगा 22 बाई 12.5 फीट। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्टर हैं, ऑन AE6, ऑन AE7, ऑन AE7 मैक्स, एपेक्स पैक अल्ट्रा, ये सारे जो प्रोजेक्टर हैं वो थोड़े से बेटर मिल रहे हैं इस टाइम 20 से 22 हज़ार रुपये की रेंज में। तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं पिकाचू जी का। ये लिखते हैं कि ब्रो कैन आई बाई LG Nano 73 SQA विच इज़ लॉन्च्ड इन 2022 एंड हाउ द व्यूइंग एंगल्स एंड पैनल VA और IPS। पिकाचू जी डेफिनेटली आप ये टीवी ले सकते हैं। टीवी ये ठीक ठाक है, अच्छी पिक्चर क्वालिटी इसमें मिल जाती है। पैनल टाइप इसका कंफर्म नहीं है, VA पैनल होगा या फिर IPS पैनल होगा। शुरू में जब ये टीवी लॉन्च हुआ था उस टाइम पे इसमें VA पैनल ही आता था, लेकिन कुछ लोगों को ये टीवी IPS पैनल के साथ में भी मिला है। तो आपको कौन सा टीवी मिलेगा कह पाना मुश्किल है। तो ऑफलाइन मार्केट में जाकर आप चेक करके ही लें, और वहाँ पर आप पहले ही उनसे बात कर लें कि आपको IPS पैनल वाला ही टीवी चाहिए, तभी आप लेंगे, अदरवाइज़ आप रिटर्न कर देंगे। चाहे तो आप वहीं पर ही उनसे खुलवाकर उसको चेक कर लें तो बेटर रहेगा। अगर टीवी में VA पैनल है, चाहे वो नैनो सेल टीवी हो या फिर वो QLED टीवी ही क्यों ना हो, उसमें आपको व्यूइंग एंगल उतने अच्छे नहीं मिलते हैं जितने कि IPS पैनल में मिलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं जयेश मुंडे जी का। ये लिखते हैं कि मैंने भी सैमसंग QLED 55Q60A टीवी में ऐसा प्रॉब्लम म्यूरा इफेक्ट आ रहा है। मैंने सर्विस सेंटर में कंप्लेन की है, बोल रहे हैं कि ऐसा ही होता है टीवी में, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने अभी टीवी ली है 10-12 दिन हुए हैं, बट बाद में इसका कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? आपको कुछ मालूम होगा तो मुझे गाइड करो, क्या करना चाहिए? जयेश मुंडे जी, आजकल ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली में क्या है, ब्रांड अब समझ गए हैं कि लोगों को ईजिली बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अगर 100 लोग टीवी परचेज़ करते हैं, 100 के 100 में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें से 2, 4, 5 लोग ही ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेन करते हैं और ब्रांड की ऐसी तैसी वो करते हैं। तो इन्होंने सोच लिया है कि हम तो अपने ऐसे ही टीवी सेल करेंगे और हर एक चीज़ को हम नॉर्मल बता देंगे, कंप्लेन ठीक से हम दूर करेंगे नहीं, और 2-4 कंप्लेन जो कंज्यूमर फोरम के थ्रू आएंगी तो उनको हम रिजॉल्व कर देंगे, उनका रिफंड दे देंगे या टीवी रिप्लेस कर देंगे। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं ना, वो खामोश होकर बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं कि चलो यार छोड़ो, कौन झाड़ में पड़ेगा, ठीक है ऐसे ही हम टीवी को मैनेज कर लेंगे, 1-2 साल बाद चेंज कर देंगे। ये ब्रांड ने सोच लिया है, इन्होंने जो दिन ब दिन है अपनी जो क्वालिटी है वो डाउन करते जा रहे हैं, जो बजट कैटेगरी के ब्रांड्स हैं उनसे कॉम्पीट करने के लिए, आई थिंक। वरना ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि ये ब्रांड दूर ना कर पाए, लेकिन ये करना ही नहीं चाह रहे हैं। लो क्वालिटी, थर्ड ग्रेड क्वालिटी की जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी टीवी में आई थिंक ये यूज़ कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। 3-4 साल पहले की बात करें तो उस टाइम भी यही टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, यही LED पैनल होते थे, सब कुछ सेम ही होता था, लेकिन उनमें इतने ज़्यादा बैकलाइट ब्लीडिंग के इशू नहीं आते थे, म्यूरा इफेक्ट उतना नहीं आता था। 1-2 केसेस होते थे, लेकिन इतने ज़्यादा कंप्लेन नहीं आती थी कि आजकल हर एक टीवी में, हर एक ब्रांड की टीवी में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। वो हो इसीलिए रहा है क्योंकि इन्होंने जो क्वालिटी है वो अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनकी भी काफ़ी डाउन कर दी है। कुछ केसेस में ये जो प्रॉब्लम होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, कुछ केसेस में इंक्रीज़ नहीं होती है, उतनी की उतनी ही रहती है। तो इसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ, अगर ये आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो फिर आप कंज्यूमर फोरम में ही कंप्लेन करें। पहले आप ऑनलाइन में कंप्लेन करें www.consumerhelpline.gov.in पे लॉगिन करके, और वहाँ से आप देखें 10, 15, 20 दिन, अगर वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आता है, फिर आप उनके जो कंज्यूमर फोरम की जो ऑफिस होते हैं आपके नियर बाई में देख लें, वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली फिर कंप्लेन करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।